हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है गैस लॉ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ। जितने भी गैस लॉज हैं ये ध्यान दीजिए, 4 पैरामीटर्स मेन जो होते हैं गैसेस को नापने के लिए या गैसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये 4 पैरामीटर हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट। तो इनमें से जो भी गैस लॉ बनते हैं या बनाए गए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, 2 पैरामीटर को कांस्टेंट रखा गया है और बाकी के 2 का वेरिएशन ऑब्जर्व किया गया है। तो बॉयल्स लॉ में जो होता है वो टेम्परेचर और अमाउंट कांस्टेंट है। ये 2 चीजें यहाँ पर कांस्टेंट हैं बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक है। बाकी 2 पैरामीटर कौन से बचे जिनके बीच में वेरिएशन देखना है? वो 2 पैरामीटर्स बचे, P एंड V, ठीक है। तो मेमोरी एट बॉयल्स लॉ की ये है। देखिए बॉयल्स लॉ में बॉयल नहीं होता है, ऐसे याद रखना। बॉयल्स लॉ में बॉयल यानी टेम्परेचर नहीं है, तो आपको याद रहेगा 4 पैरामीटर हैं, 4 में एक तो अमाउंट कांस्टेंट है। अब इनमें से कौन सा कांस्टेंट है? बॉयल नहीं है। बॉयल्स लॉ में बॉयल नहीं होता है। बॉयल कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं, यानी टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में नहीं है। ऐसे ये मेमोरी एड हो गया आपका। यानी फिर क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्या है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम कहें एट कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड अमाउंट भी कांस्टेंट है। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर वेरी इनवर्सली विद वॉल्यूम, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या हो गया? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसके बीच में रिलेशन है? प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम। इनवर्सली वेरी होता है, इसका मतलब क्या हुआ? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, या हम कहें P इक्वल टू K इंटू 1/v, ठीक है। तो K इज द कांस्टेंट, यानी हम कह सकते हैं PV इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। यानी अमाउंट नहीं बदलना है। अमाउंट अगर फिक्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, देन P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, या हम कहें P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस इज द बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर K है, ये जो कांस्टेंट K है, ये K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हियर K इज proportionality constant. Its value depends on, कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो K की वैल्यू डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस and units of pressure and volume।
एक्सप्रेस। ठीक है, तो इन पर डिपेंड करती है के की वैल्यू। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, यानी बॉयल्स लॉ को। जैसे हमने लिखा कि प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अब यहाँ पे PV इक्वल टू के निकला था, PV इक्वल टू के निकला था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant temperature product of pressure and volume is constant। ये भी एक दूसरा मोड हो गया टू रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल्स लॉ को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू के, हम अगर PV का और वॉल्यूम का ग्राफ खींचे तो ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, या हम PV का और प्रेशर का ग्राफ खींचे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर PV हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, PV हमेशा कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी अगर हमने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये है। देन नेक्स्ट है इसका रिप्रेजेंट, इसको भी लाइन ही ऐसी आएगी, कांस्टेंट। देन नेक्स्ट है अगर कोई दो कंडीशन है, सपोज फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर है अगर P1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट फिक्स्ड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सपोज इफ प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। ठीक है, इफ गैस एक्सपेंड्स, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया मतलब फैला दिया मतलब प्रेशर कम कर दिया, तभी तो एक्सपेंड होगी गैस। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो सपोज हमने गैस को एक्सपेंड किया, देन प्रेशर बिकम्स P2 एंड वॉल्यूम बिकम्स V2। उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, P1
V1 इक्वल टू P2 V2, या हम इसी को, ये दोनों P1 V1 भी कांस्टेंट है, बाद वाला P2 V2 भी कांस्टेंट होगा, तो P1 V1 इक्वल टू P2, मतलब P1 V1 इज कांस्टेंट एंड P2 V2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बोथ आर कांस्टेंट। या हम इसी को ऐसे लिख सकते थे P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अभी यूज होगा, आप करेंगे इसका। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 या फिर P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, एक ही बात है, चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे हम इस फॉर्म में लिखें। यहाँ पे क्या होगा, आपसे कहा जाएगा कि गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और फिर गैस को हमने एक्सपेंड किया या गैस को कंप्रेस कर दिया तो वॉल्यूम इतना हो गया, आप प्रेशर बताइए, या फिर प्रेशर इतना हो गया तो वॉल्यूम बताइए। 3 पैरामीटर्स आपको इसमें से दे दिए जाएंगे, एक पैरामीटर को पूछा जाएगा, तो आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक तो ये तरीका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, एक अगर हमने पीवी का ग्राफ खींचा, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं वॉल्यूम और इस एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्रेशर P। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ इस तरह से आएगा। अगर हमने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिया है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में द ग्राफ बिटवीन P एंड V इस तरह से आएगा। या अगर आपको ऐसा हो सकता है कि ग्राफ छाप दिया और आपसे पूछा कि ये किस गैस लॉ का ग्राफ है बताइए, ये भी हो सकता है। तो आप क्या देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है और इस तरह का ये आपको ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। यानी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर इतना ही है, यही ये वाला है। अगर वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम इतना है तो प्रेशर इतना है, यानी प्रेशर बढ़ गया। यानी वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घटता है या वॉल्यूम के घटने से प्रेशर बढ़ता है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ दिया गया कि सेम अमाउंट ऑफ गैस है, उसके लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ खींचा गया और डिफरेंट टेम्परेचर पर खींचा गया। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम खींचा गया, तो हमको ये इस तरह से मिला। ठीक है, अब मान लिया हमने कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें विच टेम्परेचर इज हाईएस्ट या विच टेम्परेचर इज लोएस्ट, या विच ग्राफ इज ड्रॉन एट हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता था कि इस ग्राफ में, ध्यान देना, इस ग्राफ में ये है x टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पर भी टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है y और यहाँ पर टेम्परेचर है x। ठीक है, और आपसे पूछ दिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक तो ये हो गया x एंड y में क्या रिलेशन है, और दूसरा ये हो गया कि
which temperature is highest in T1, T2 and T3। या फिर ऐसे पूछ दिया गया कि टिक करिए करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया, आपको ऑप्शन दे दिए गए कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, या फिर ऑप्शन बी हो गया T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, या फिर ऑप्शन सी हो गया T3 इज लेस देन T2 लेस देन T1, एंड डी ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस। ऐसा कुछ आपसे पूछ दिया गया। तो अभी आप इसको समझिए, आप ये जवाब दे सकते हैं। ज्यादातर बच्चों ने इसको देख करके और क्वेश्चन को सुन करके जवाब बताया होगा कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, मन में सोच लिया होगा ये वाली बात कि T1, T2 एंड T3 आर सेम, ठीक है, बट इट इज नॉट करेक्ट। तो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करिए और समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ खींचा गया है डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट प्रेशर का खींचा गया। ये ग्राफ जो यहाँ से यहाँ तक का खींचा गया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। यानी ग्राफ खींचते समय यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी ग्राफ खींचा गया, जो भी ग्राफ हम कैसे खींचते हैं, ये कैसे बना होगा पैराबोला, हमने इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्रेशर बनाया होगा, फिर इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इतना है, इतने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इतना है, इतने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इतना है, इतने वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग प्रेशर इतना, इतने के करस्पॉन्डिंग इस तरह फिर सारे पॉइंट को मिलाए होंगे। तो इस तरह से जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना, ये कब बना, ये बना कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एंड फिक्स्ड अमाउंट। ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट पे। कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ, ये इसके लिए टेम्परेचर क्या है, T1 है। ये भी ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए, सेम अमाउंट ऑफ गैस है। जो गैस का अमाउंट हमने यहाँ लिया T1 में, वही गैस का अमाउंट हमने T2 में लिया, वही गैस का अमाउंट हमने T3 में लिया। T1, T2 and T3 are different temperature but remains constant during the graphical representation। यानी पूरा ग्राफ ड्रॉ करने में वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। यानी ये T2 टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ खींचने में कांस्टेंट है, ये T3 टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ग्राफ खींचने में कांस्टेंट है। सो देयर शुड नॉट बी कंफ्यूजन कि टेम्परेचर बदल कैसे गया। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हुआ ये ग्राफ खींचने में कांस्टेंट रहा टेम्परेचर। ये डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ खींचे हैं। इस टेम्परेचर पर इस तरह से प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। इस टेम्परेचर पर भी वही चीज है, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। इस टेम्परेचर पर भी वही चीज है। और एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे कोई भी ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किए जा रहा, कोई भी ग्राफ विच जैसे पीवी वाला आपने बनाया था, इसके पहले जो दो ग्राफ बनाए थे वो भी, ये ग्राफ आप बना रहे हैं ये भी, these are drawn at constant temperature। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं आइसोथर्म। यानी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्म। अगर आपको याद हो, आपने एड्सॉर्प्शन के उसमें भी ग्राफ बनाया था, तो केमीज ऑप्शन में और फिजिक्स ऑप्शन में, तो आपने उसको एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन आइसोबार ध्यान हो तो। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब जो भी ग्राफ आप एडसॉर्प्शन का बना रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप कुछ भी ग्राफ बना रहे हैं, दैट इज आइसोथर्म। तो ये क्या है, ये ग्राफ कहलाएगा आइसोथर्म, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है इसको हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब क्या हुआ, आइसो का मतलब हुआ सेम, आइसो का मतलब हुआ इसका, आइसो का मतलब हुआ सेम, एंड थर्म का मतलब हुआ टेम्परेचर। यानी ग्राफ एट सेम टेम्परेचर, यानी कि ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्म, ठीक है।
तो बॉयल्स का लॉ आइसोथर्म कहलाएगा या आइसोबार कहलाएगा या आइसोकोर कहलाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमने ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को क्या नाम देंगे आप, 4-5 ऑप्शन दे दिया आपको, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोर, तो आपको ये देखना है कि किस मतलब क्या चीज कांस्टेंट है। अगर कोई ग्राफ बना रहे हो आप, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम उसको आइसोबार कहेंगे, क्योंकि बार प्रेशर की यूनिट है, आइसोबार का मतलब हुआ सेम प्रेशर पर। अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो हम उसको आइसोकोर कहेंगे, ठीक है, और सेम टेम्परेचर पर बना रहे हैं देन दैट ग्राफ विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्म, ठीक है। तो इन लाइंस को आप क्या नाम देंगे, आइसोथर्म देंगे, आइसोबार देंगे, आइसोकोर देंगे, दिस इज द आइसोथर्म, पहली बात हो गई। दूसरी बात, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो दो टेम्परेचर हैं एक्स यहाँ पर और वाई यहाँ पर, इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्या समझ में आया आपको अभी तक मैंने जो इतना समझाया, क्या समझे आप, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स इक्वल टू वाई। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, पीसा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला है कि आपको क्वेश्चन बना के सेंड करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ब्रिलियंट टाइप के जिनमें दिमाग खर्च हो, वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उन्हीं को आप हमें सेंड करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई नए इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जो कि एग्जाम में आएंगे, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे, यानी आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए। तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इस एंगल से सोचते हुए आपको पढ़ना है। और ऐसे ही क्वेश्चन पीसा के लिए आपको बनाने हैं, जो आपको पीसा के क्वेश्चन बना के भेजने हैं, वो इसी तरह से। द नेक्स्ट है, विच टेम्परेचर इज हाईएस्ट, T1, T2 एंड T3 में कौन सा टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, या इनमें से कौन सा टिक होगा। एक का जवाब निकाल लेंगे तो दोनों का ही निकल आएगा, ठीक है। यानी T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि T1, T2, T3 आर नॉट सेम। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब नहीं हुआ कि हर ग्राफ, ये ग्राफ की एक लाइन जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ये लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ये लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, बट ये लाइन का टेम्परेचर और ये लाइन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, ये लाइन का टेम्परेचर और ये लाइन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता करना है इन तीनों में से हाईएस्ट टेम्परेचर किसका है या लोएस्ट टेम्परेचर किसका है। ये जानने के लिए हम क्या करें, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है कौन सी, PV इक्वल टू nRT, ठीक है ना। अब आपने अभी क्या पढ़ा है, PV इक्वल टू K होता है, इसमें बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा ना, PV इक्वल टू K। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि nRT इक्वल टू K समझ में आ रहा है, nRT इक्वल टू K, यानी ये जो nRT है ये कांस्टेंट के बराबर है, n इंटू R इंटू T का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, इसके बराबर है, ठीक है। अब इसमें भी K की मतलब ये इन तीनों के प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, रिएक्शन कंडीशन क्या कह रही है, टेम्परेचर फिक्स, ये सॉरी अमाउंट फिक्स है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, R ये गैस कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। अब बचा टेम्परेचर, ठीक है ना। तो PV की वैल्यू जिसकी भी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि N और R ये जो तीन कंडीशन है ना, 1, 2, 3, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढे जो इक्वल हो तीनों में, और जहाँ पे हम PV की वैल्यू को कंपेयर कर लें। अगर PV की वैल्यू जिस ग्राफ की ज्यादा होगी उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि N और R तो कांस्टेंट है, तो PV की वैल्यू घटने और बढ़ने का कारण टेम्परेचर होगा, ठीक है। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, अभी आपको यहाँ डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, अब हम ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में हम कोई एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं इक्वल पूरे, सपोज हमने ये एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू मान ली हमने कि P है, यहाँ पर प्रेशर हो गया, मान लिया P1 है प्रेशर, ठीक है। अब ये जो P1 प्रेशर है वो इस पॉइंट पर भी, इस ग्राफ के लिए भी ये प्रेशर P1 है, इस ग्राफ के लिए भी ये प्रेशर P1 है और इस ग्राफ के लिए भी ये प्रेशर P1, ठीक। अब हम इस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग हर ग्राफ की वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो हर ग्राफ की वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी, यानी इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, सपोज ये आ गया
ये T1 वाला ग्राफ है, यहाँ वॉल्यूम हमने मान लिया V1 आ गया। जो T2 वाला ग्राफ है, ये देखिए प्रेशर सेम है, ये जो जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, क्योंकि ये सेम है प्रेशर, ये लाइन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे जितना प्रेशर है हर पॉइंट पे यहाँ पे सेम प्रेशर होगा, इसलिए हमने सबको P1 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 लिखा है, P2 P3 नहीं लिखा है, क्योंकि सेम है प्रेशर, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पर P1 हमने मानी है। इस वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे सपोज T2 के करस्पॉन्डिंग वाला जो ग्राफ है उसके वॉल्यूम आ गया V2 और यहाँ पे आ गया वॉल्यूम V3। अब आप कैलकुलेट करिए PV की वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसकी PV की वैल्यू ज्यादा, यहाँ पे आपने यही निकाला ना कि PV इक्वल टू nRT, और nRT कांस्टेंट है, nRT कांस्टेंट है तो इसमें भी n और r कांस्टेंट है, तो PV की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जिसकी PV वैल्यू ज्यादा होगी उसका T ज्यादा होगा, अगर T कम होगा तो PV वैल्यू भी कम होगी। तो अब देखिए यहाँ पर P और V वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, ये है सबसे ज्यादा वॉल्यूम V3, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वॉल्यूम की वैल्यू इतनी है, V2 की वैल्यू यहीं पर इतनी है, V1 की वैल्यू इतनी है, यानी ये वाले के लिए मतलब T1 के लिए जहाँ पे टेम्परेचर T1 है उस वाले ग्राफ के लिए P1 और V1 की वैल्यू सबसे कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि T1 टेम्परेचर सबसे कम है। ये जो ग्राफ है T3 वाला, यहाँ पे P1 इंटू यानी प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V3, प्रेशर तो सेम है तीनों में, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वॉल्यूम बढ़े होने के कारण यहाँ पे प्रेशर सेम है, वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि PV की वैल्यू ज्यादा तभी होगी, पॉसिबिलिटी तभी है PV की वैल्यू ज्यादा होने की जब टेम्परेचर ज्यादा हो। यानी अब आपको यहाँ पे सवाल का आंसर समझ में आ गया होगा, विच टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन T1, T2 एंड T3। तो हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है T1, T2, T3 में, ये है T3। यह टिक द करेक्ट आंसर। ये आपकी मेंस की भी तैयारी हो गई, ये पीसा बेस्ड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने हैं, जो नया सिलेबस में चालू हुआ है CBSE, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 20 या 30% देना है 12th में, तो वो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होंगे आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए। तो हाईएस्ट टेम्परेचर T3 है, तो वो कहाँ हमें दिख रहा है, हाईएस्ट T3 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ भी मैंने दो ऑप्शन एक जैसे लिख दिए, देखिए तो T3, T2 और T1, ठीक है। यहाँ भी T3 लोएस्ट बना दिया है और यहाँ भी T3 लोएस्ट बना दिया है, तो हम यहाँ क्या करें, इसके साइन चेंज कर दें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे T1 हाईएस्ट है और यहाँ पे T1 लोएस्ट कर दिया हमने, T3 हाईएस्ट कर दिया। तो अभी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो T3 लीस्ट दिख रहा है, T2 और T1 हाईएस्ट दिख रहा है, T1 T2 T3 यहाँ बराबर दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी गलत है। T3 हाईएस्ट वाला है, उससे कम T2, उससे कम, ये एकदम सही ऑप्शन है। P और V3 का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, P और V2 का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, बीच वाला इंटरमीडिएट होगा, P एंड V1 का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, यानी यहाँ पे T1 सबसे कम होगा, है T1, T2, T3, T1 सबसे कम, T3 सबसे ज्यादा होगा, ये वाला। तो हमारा ये आंसर सही है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रह गया है बॉयल्स लॉ का। अगर हम P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें कैसा मिलेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, यानी पीसा बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम प्रेशर एंड 1/V का ग्राफ खींचे,
तो ये ग्राफ की लाइन कैसी होगी, तब ये ग्राफ की लाइन इस तरह से होगी, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट लगा लीजिए, ग्लास आइसोथर्म होते हैं और ये जो इस तरह से आपने खींचा उसमें जितना भी ऊपर वाला ग्राफ होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन ये रटने की चीज नहीं है, समझने की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी आपको समझाया था वैसे आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो बेहतर होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करिए ग्राफ में कि वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स इफ प्रेशर इज हाफ। अगर प्रेशर आधा होगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि बॉयल्स लॉ में अगर हमने प्रेशर को आधा कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा, या वॉल्यूम को आधा कर दिया तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक आधा होगा तो दूसरा डबल हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसको भी पॉइंट में नोट कर लीजिए कि अगर वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस डबल्स इट्स प्रेशर विल बिकम हाफ, या अगर प्रेशर इज डबल्स देन वॉल्यूम विल बिकम हाफ। तो इसको भी यहीं पर नोट, मतलब ये जो ग्राफ है कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको आइसोथर्म बोलते हैं बॉयल्स लॉ में, और बॉयल्स लॉ के जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सभी ग्राफ क्या कहलाएंगे, आइसोथर्म कहलाएंगे। और इन सभी ग्राफ्स में यही होगा कि प्रेशर अगर डबल किया गया है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, प्रेशर आधा किया गया है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया प्रेशर और 1/V का। ये एक सिंगल टेम्परेचर पर है, किसी एक टेम्परेचर पर है। सपोज हमने यहाँ पर एक ही गैस के फिक्स अमाउंट के लिए, जैसे पहले 3 अलग अलग टेम्परेचर लिए थे, वैसे ही अगर हम एक टेम्परेचर पर हमने ये ग्राफ खींचा, एक टेम्परेचर पर हम ये ग्राफ खींच रहे हैं, और एक टेम्परेचर पर हम ये ग्राफ खींच रहे हैं। ये टेम्परेचर सपोज हमने मान लिया कि ये T1 है, ये टेम्परेचर मान लिया T2 है, और ये टेम्परेचर मान लिया हमने कि T3 है, ठीक है। तो फिर से वही बात आ गई कि T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि T1, T2, T3 कांस्टेंट है, लेकिन एक ही ग्राफ के लिए। अगर ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक खींचा गया है, इसमें जितने भी पॉइंट आपने लगाए होंगे वो सब, ये सब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर T1 के लिए है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर T2 के लिए है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर T3 के लिए है। बट T1, T2 एंड T3 आर डिफरेंट। लेकिन तीनों ग्राफ में क्या है, कंडीशन वही है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है। यहाँ से यहाँ जब आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ पे अमाउंट फिक्स है, उसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए टेम्परेचर दूसरा कर दिया, T1 से हटा करके T2 कर दिया, और अमाउंट वही है गैस का। और फिर हमने ग्राफ खींचा P और V के बीच में, तो हमें लाइन ऐसी मिल रही है। उसी फिक्स्ड अमाउंट के लिए टेम्परेचर में थोड़ा और चेंज कर दिया, टेम्परेचर T2 से T3 कर दिया, अमाउंट उतना ही है अभी भी फिक्स्ड, जो यहाँ लिया था वही यहाँ लिया, वही यहाँ लिया है। टेम्परेचर कांस्टेंट है इस ग्राफ से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक, यहाँ तक जो भी हमने ग्राफ खींचा है ये वाला में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये भी आइसोथर्म हुआ, ये भी आइसोथर्म हुआ, ये भी आइसोथर्म हुआ। सेम गैस के लिए, सेम अमाउंट के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर ये आइसोथर्म बनाए गए हैं। ये आपको पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक गैस भी हो सकती है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे लाइन दे दी बस हो गया, या आपको 2 टेम्परेचर पर लाइन दे दी, T1, T2 दे दिया, T3 नहीं दिया, या फिर आपको T1, T2, T3 दे दिया, एक और बढ़ा दिया, T4 भी दे दिया। तो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप जवाब कैसे देंगे। अगर आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है पूरा तो आप इजीली उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर से यहीं पे क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3। तो ऑप्शन करेक्ट है, टिक करिए, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 एंड T1 is smaller than T2 is smaller than T3 and T1 greater than T2 greater than T3 and C none of these, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, व्हाट इज द नेम ऑफ
these lines of graph, यानी ग्राफ की ये जो लाइन बनी है इनका नेम क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, या व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ, व्हाट इज द नेम ऑफ दीज लाइन्स ऑफ ग्राफ, या फिर व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राफ। ये हमने अपने मन से आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है, आपके अंडरस्टैंडिंग भाषा कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, ये एरिया क्वेश्चन का हो सकता है। तो इस ग्राफ को आप क्या कहेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये लाइन खींची है, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ये भी प्रेशर और 1/v के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, यानी ये थोड़ा कर्व बना है, कर्व नहीं है, एकदम सीधी लाइन खींचनी है आपको, कर्व्ड नहीं करनी है, ध्यान दीजिए, एकदम सीधी इस तरह से लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आइसोथर्म है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप इसको बना रहे हो। ये जो आप रिप्रेजेंटेशन आपने ग्राफिकल किया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर है, ये T2 पर है, ये T3 पर है, ठीक है। सपोज हमने कह दिया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर यहाँ पर है x केल्विन और टेम्परेचर यहाँ पर है y केल्विन, तो दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, तो आपको पता है कि ये आप आइसोथर्म बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, बराबर होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर x एंड y, x एंड y टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। तो आपको इनके बताने हैं आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए T1, T2, T3 में कौन का ज्यादा होगा, कैसे निकालोगे आप, PV = nRT। ये आप ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हैं, प्रेशर और 1/v के बीच में खींच रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P = nRT × 1/v। एक ही बात है ना, इसके और इसके बीच में आपने ग्राफ खींच रहे हैं, यहाँ पर ये कांस्टेंट है nRT, ये कांस्टेंट है, इसके और इसके बीच में आप ये ग्राफ खींच रहे हैं, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा बताइए, T1, T2, T3 में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये y = mx + c वाली रिलेशन है, अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये वाला जो स्लोप के बराबर होगा, तो स्लोप, जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप यहाँ पर T3 का ज्यादा है, तो इसीलिए हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा हो गया, T3। तीनों में T1, T2, T3 में हाईएस्ट ये हो गया, बिकॉज हाईएस्ट स्लोप इसी में है, तो इससे हम ये निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जवाब देखिए क्या हम टिक करेंगे, यहाँ पे T1, T2, T3, इसमें सबसे ज्यादा मतलब कौन सा सही है, बी वाला सही है, ये है ना, T3 इज हाईएस्ट। इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, सपोज हमने आपसे क्वेश्चन एक और पूछ दिया, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है, क्वेश्चन 4 हो गया कि व्हेन प्रेशर इज प्लॉटेड, या प्रेशर वर्सेस 1/v, P वर्सेस 1/v ग्राफ इज प्लॉटेड, we get, ए ऑप्शन हो गया पैराबोला, बी ऑप्शन हो गया स्ट्रेट लाइन, when pressure versus 1/v graph is plotted at different temperatures, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमने इन ग्राफ को प्लॉट किया, तो वी गेट पैराबोला।
we get straight lines with same origin parabola graph, straight line with same origin, straight line graph with same origin and no line on graph and none of these. ठीक है, अब क्या जवाब होगा आपका इसके लिए कि जब हमने प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ खींचा तो पैराबोला मिलेगा हमको ग्राफ में, या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, या फिर कोई लाइन ही नहीं मिलेगी ग्राफ में, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से क्या जवाब होगा आपका? आप इसमें देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद सेम ओरिजिन या ओरिजिन विद सेम पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पीसा बेस्ड या कॉम्पिटेंसी लर्निंग बेस्ड बनाए जा सकते हैं। अब वो समय चला गया कि जब आपने एक सीधा सा रट लिया कि बॉयल्स लॉ ये होता है और आप ये लिख लीजिए, वो टाइम नहीं है। आपको थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आप इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन बना करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करके सेंड करेंगे। फ्रॉम बॉयल्स लॉ density can also be calculated. कैसे? बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इक्वल टू K1, K1 या K जो भी है कांस्टेंट है ना, तो PV इक्वल टू K। अब ये डेंसिटी क्या होता है? D इक्वल टू M/V होता है। तो यह हम वी नो D इक्वल टू M/V, और हम कह सकते हैं वॉल्यूम V इक्वल टू M/D। ठीक है, अब हम इसके V को M/D से रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा हमको? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, वी गेट P, V की जगह हम रख दें M/D इक्वल टू K। ठीक है, अब हमें D निकालना है तो D को हम इधर ले जाएं तो K नीचे आ जाएगा, तो D इक्वल टू हो गया P M/K। D को हमने इधर ले गए, K को इधर ले आए, तो M/K इंटू P, यानी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पीसा बेस्ड बन सकता है, या फिर कंपटीशन में पूछा जा सकता है, या मेंस में पूछा जा सकता है कि बॉयल्स लॉ कब है, यानी ये डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कब है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और अमाउंट फिक्स्ड हो। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंड कांस्टेंट मोल हो या अमाउंट कांस्टेंट हो, उस समय जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, या आपसे पूछ दिया कि आप प्रूव करिए फ्रॉम बॉयल्स लॉ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। बॉयल्स लॉ से प्रूव करिए, तो ये आप प्रूव करके भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। थोड़े दिन में आप भूल जाएंगे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, तो दोनों को याद करने की टेक्निक हमने क्या बताई है?
बॉयल्स लॉ में बॉयल नहीं होता है यानी टेम्परेचर नहीं होगा, यानी टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, अमाउंट दोनों में ही फिक्स है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा, चार्ल्स लॉ में T होगा, यानी यहाँ पर कोई दूसरी चीज कांस्टेंट होगी। 4 पैरामीटर हैं, जितने भी लॉ हैं सब में हमें यही देखना है, जो 4 पैरामीटर हैं, 4 पैरामीटर ये हम अभी पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो 4 पैरामीटर गैस के रिप्रेजेंट करने वाले क्या है, P, V, T एंड N। N अमाउंट कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। बचा क्या, यानी रिलेशन किसके बीच में होगा, रिलेशन यानी वेरिएशन होगा किसके बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन होगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि V is directly proportional to T। चार्ल्स लॉ कहता है V is directly proportional to T for fixed amount of gas and at constant pressure। ये चार्ल्स लॉ हो गया। तो यहाँ से आप याद रखिए 2 पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे और 2 का वेरिएशन होगा। अब थोड़ी देर में आप भूल गए ना बॉयल्स एंड चार्ल्स को, इसीलिए मैंने कहा बॉयल्स लॉ में बॉयल नहीं होगा यानी टेम्परेचर नहीं होगा, तो प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा वेरिएशन एंड अमाउंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट कांस्टेंट है ही, फिक्स अमाउंट है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे बॉयल होगा, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में बॉयल यानी टेम्परेचर होगा, ऐसे ध्यान रखना। तो चार्ल्स लॉ क्या कहलाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड amount of gas, volume is directly proportional to सॉरी मैंने गलत लिख दिया, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बल्कि और इसको रिफाइंड करके लिखेंगे तो टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, केल्विन में जब हम इसको लेते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी स्टेटमेंट ये हो गया। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, P इज डायरेक्टली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या हम कहेंगे V इक्वल टू के T, या फिर हम कह सकते हैं V अपॉन T इज कांस्टेंट। ये हो गया चार्ल्स लॉ। अगर 2 डिफरेंट कंडीशन है, पहली कंडीशन में वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, फिर हमने गैस का वॉल्यूम घटा दिया या बढ़ा दिया, उस समय वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया, तब कंडीशन दोनों यानी V1 अपॉन T1 भी कांस्टेंट होगा और V2 अपॉन T2 भी कांस्टेंट होगा, तो दोनों का रिलेशन हो जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ हो गया, ठीक, और ये कहलाती है चार्ल्स लॉ इक्वेशन, या सिंपली आप बोल सकते हैं उसको चार्ल्स लॉ, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। अब चार्ल्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, ये चार्ल्स लॉ हो गया, इसको हम चार्ल्स इक्वेशन भी बोलते हैं, चार्ल्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ।
तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब हम ग्राफ खींचेंगे चार्ल्स लॉ में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। इस एक्सिस पर हमने लिया है टेम्परेचर और इस एक्सिस पर हमने लिया है वॉल्यूम, ठीक है। तो ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा। अब ये ग्राफ का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वही चीज है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, प्रेशर कांस्टेंट लिया है, ठीक है, एंड अमाउंट ये क्या है, फिक्स्ड है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अमाउंट को मोल्स में नापते हैं, ये फिक्स है। जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम ग्राफ खींचेंगे, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर में, तो हमने देखा इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये, इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो पूरी लाइन जो खींच रही है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब यहीं पर आता है, अगर हमने अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग लाइंस खींच दी फॉर द चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेशन, यानी चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, बट प्रेशर आर डिफरेंट। अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, प्रेशर डिफरेंट है, लेकिन कांस्टेंट है। हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, तीनों एक्सपेरिमेंट में प्रेशर अलग अलग लिया है, लेकिन पूरे एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हमारी 3 ग्राफिकल लाइन बनेंगी चार्ल्स लॉ को प्रूव करने के लिए या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो सपोज हमने 3 एक्सपेरिमेंट में 3 लिया, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ये हो गया टेम्परेचर, और ये हो गई लाइन। तो पहली बात तो यही कि हमें ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है विद सेम ओरिजिन, यानी सारी जो लाइंस हैं वो सेम ओरिजिन में है। और मान लो हमने यहाँ पर ये प्रेशर ले लिया है, डिफरेंट अलग अलग ले लिया है। यहाँ पर है प्रेशर P1, यहाँ पर है P2 और यहाँ पर है प्रेशर P3, ठीक है। ये प्रेशर हमने ले रखा है। तो हमारा यहीं पर अब क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये हुआ कि अगर डिफरेंट कंडीशन है तो कैसा ग्राफ मिलेगा, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लाइन सेम ओरिजिन में होंगी। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बताता है। पॉजिटिव ग्राफ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ग्राफ निगेटिव होता ऐसा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ बताता। तो फिलहाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्राफ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है, इसमें हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है, या यहीं पर टिक करने के लिए आ गया P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, गिव द करेक्ट आंसर, ऐसा आ गया आपके लिए, ठीक है। B हो गया P1 स्मॉलर देन P2 स्मॉलर देन P3। तीसरा आंसर हो गया P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। D हो गया नन ऑफ दिस। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएंगे, ठीक है। देखिए, सोचिए क्या होगा। फिर इस आइडियल गैस इक्वेशन देख लीजिए, PV इक्वल टू nRT। ये ग्राफ आप किसके बीच में खींच रहे हैं, ग्राफ खींच रहे हैं आप, ये मिक्स हो रहा है, आप यहाँ इसको लिख लीजिए, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो जब आप प्रेशर एंड टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम एंड, आपका जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, आपका ग्राफ है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू N इंटू R अपॉन P इंटू T, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप ये देखिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या V अपॉन T इज कांस्टेंट, ठीक है। तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है हमारा वॉल्यूम, ये जो पूरा है कांस्टेंट। आपने जो पढ़ा है चार्ल्स लॉ, वो क्या पढ़ा है,
P इक्वल टू के टी, सॉरी, वॉल्यूम इक्वल टू के टी, ये चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू एन आर अपॉन पी टी, यानी ये जो के है, ये के किसके बराबर है, एन आर अपॉन पी के बराबर है, यानी एन आर अपॉन पी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एन आर अपॉन पी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब एन आर अपॉन पी की वैल्यू कांस्टेंट कब रह सकती है, क्योंकि एन और आर तो हमेशा से ही फिक्स है, यानी अमाउंट फिक्स है। चार्ल्स लॉ की कंडीशन ही है कि अमाउंट फिक्स है। दूसरा आर गैस कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। तो कब कांस्टेंट रहेगी, जब पी, यानी ये जो स्लोप है के आपको ये भी पता है कि के स्लोप है, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, तो के काय के बराबर है, स्लोप के बराबर है ना। दो इस ग्राफ में के जो है वो स्लोप के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए के की वैल्यू ज्यादा कब होगी, यानी स्लोप कब ज्यादा होगा, के की वैल्यू कब ज्यादा होगी या स्लोप कब ज्यादा होगा। मान लो ये है, इसी मामले में तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, के कब ज्यादा होगी, इसमें देखिए एन आर अपॉन पी, एन और आर तो कांस्टेंट है, तो ज्यादा वैल्यू स्लोप की कब होगी, जब पी की वैल्यू कैसी हो, कम हो, तब के की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी, यानी स्लोप ज्यादा होगा। यानी कि कौन सा जवाब आपका होगा, P1 का स्लोप सबसे ज्यादा है ना, स्लोप वैल्यू हाईएस्ट। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या हो गई, P1 इज लीस्ट। यहाँ पे स्लोप सबसे कम है, तो यहाँ पे P3 इज हाईएस्ट। यानी कौन सा सही हुआ इन तीनों में से जवाब, इन तीनों में से जवाब सही हो गया, P1 इज सबसे कम एंड P3 इज सबसे ज्यादा, यानी ये जवाब आपका सही है। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप याद रख लीजिए कि स्लोप अगर ग्रेटर होगा तो लेसर विल बी द प्रेशर, चाहे तो नोट भी कर लीजिए। यही जब ऐसे दिख रहा है, आप देखिए कि स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि के स्लोप के बराबर है। इन दोनों रिएक्शन को कंपैरिजन करिए, PV इक्वल टू nRT को, और इसको कंपैरिजन करिए, और के स्लोप के बराबर है। नहीं तो आप लिख लीजिए यहीं पर कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, नोट भी लगा लो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्लोप। जो रटने का काम नहीं है यहाँ पे कि कहाँ पर रटोगे, हर चीज, कितने ग्राफ आपने सीखे हैं सब समझ करके आपको आंसर देने हैं, है ना। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्लोप, लेसर विल बी द टेम्परेचर, ठीक है। देन नेक्स्ट है गैल्यूसेक्स लॉ। गैल्यूसेक्स लॉ के पहले हम लोग चलिए दोनों लॉ और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए हमारे माइंड में ये गैस लॉ। दो गैस लॉ और बचे हैं, गैल्यूसेक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। चलिए नेक्स्ट लॉ है गैस लॉ थर्ड, गैल्यूसेक इसी को प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। और देखिए जितने भी गैस लॉ है, हमने आपको क्या बताया, आपको 4 पैरामीटर हैं, P, V, T एंड N। 2 कांस्टेंट रखते हैं, 2 का वेरिएशन होता है। जैसे चार्ल्स लॉ में हमने आपको क्या बताया था, बॉयल से याद रखिए, बॉयल्स लॉ में बॉयल नहीं होता है, यानी टेम्परेचर नहीं होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में, और अमाउंट कांस्टेंट होता है। ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है,
P और V का रिलेशन है, वो हो गया बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ में ये होता है टेम्परेचर, यानी चार्ल्स लॉ में फिर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बॉयल का प्रेशर रहता है तो यानी वहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया आपका चार्ल्स लॉ में, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, यानी V और T का वेरिएशन। अब आ गया गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होगा? अमाउंट तो कांस्टेंट होगा ही, ये कांस्टेंट, अमाउंट कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और वेरिएशन होगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इसीलिए हमने इसका एक और नाम भी दिया है प्रेशर टेम्परेचर लॉ। और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, चारों लॉ बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है कौन से दो पैरामीटर कांस्टेंट हैं, बाकी दो के बीच में वेरिएशन है वो सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पैरामीटर कौन से कांस्टेंट्स हैं? N एंड V, अमाउंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो गैलुसेक्स लॉ क्या हो गया? गैलुसेक्स लॉ कहलाता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। P और T का रिलेशन है तो यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी इसका स्टेटमेंट देना है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्टेटमेंट हो गया, यहीं से बना लिया हमने, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, रटोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, सब मिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, सब भूल जाओगे, है ना। तो रटने का काम बिल्कुल नहीं है यहाँ पर केमिस्ट्री में, समझ करके काम है। समझ रटना तो है लेकिन समझ करके, है ना, समझ करके और लिख करके। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज directly proportional to temperature at constant volume, यानी P is directly proportional to T। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू के T, या हम लिखें P अपॉन T इक्वल टू के। या हम दो कंडीशन है, एक कंडीशन में प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, दूसरे कंडीशन में प्रेशर P2 है एंड टेम्परेचर T2 है, तो यही इक्वेशन हो जाएगी P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो ये भी इक्वेशन एक हो गई हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड होंगे, जितने भी होंगे आप पूरी आप करके देखेंगे तो आज आप आधी से ज़्यादा एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की लगा सकते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तीन फॉर्मूले आपको मिल गए। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, हमेशा याद रखोगे, टेम्परेचर केल्विन में ही रखोगे इन फॉर्मूलों में। अब आती है बात, इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गैलुसेक लॉ का कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में खींचेंगे। ये हो गया प्रेशर एंड इस एक्सिस पर हो गया टेम्परेचर। ग्राफ खींचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो कैसा आएगा? सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगर एक ही कंडीशन में खींचा हमने, ये थोड़ा एकदम सही बनाना, मैं हाथ से बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत तिरछा हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ का नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए।
चार्ल्स लॉ में जो आपने खींचे थे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ थे। सारे ग्राफ का नाम क्या था? आइसोथर्म, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर थे। सेम मतलब आइसोथर्म मीन टेम्परेचर। जो आपने बॉयल्स लॉ में खींचे उनका नाम है, मैंने उल्टा बोल दिया बेटा, बॉयल्स लॉ में आपने जो खींचे थे, बॉयल्स लॉ में आपने खींचे थे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो जितने भी ग्राफ थे उन सब का नाम था आइसोथर्म। ठीक है, आपने वहां नोट लगा लिया था, मैंने लगवा दिया था, और शायद मैंने चार्ल्स लॉ में आपको नोट नहीं लगवाया है। चार्ल्स लॉ में आपने जितने भी ग्राफ खींचे हैं वो सब कैसे थे? एट कांस्टेंट प्रेशर पर थे। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है आइसो और प्रेशर का मतलब होता है बार। यानी चार्ल्स लॉ में जितने भी ग्राफ आप खींच रहे हो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा आइसो बार। उनको हम आइसो बार कहेंगे, जितने भी ग्राफ आपने चार्ल्स लॉ में खींचे। यहाँ पे आप जो भी ग्राफ खींच रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, सीधी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये जो ग्राफ लाइन है इसका नाम क्या होगा? ये कब है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो हम इसको कहेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड एन भी कांस्टेंट है, यानी अमाउंट भी कांस्टेंट है। तो ये जो लाइन आई, इस लाइन का नाम क्या हुआ? ग्राफ का नाम हुआ आइसोकोर। ठीक है ना? तो आइसो बार क्या है, आइसोकोर क्या है, एंड आइसोथर्म क्या है? ये 3 नंबर के आपके एक नंबर के बढ़िया क्वेश्चन हो गए। या फिर ये ग्राफ दे दिया आपको और ग्राफ में आपको ऑप्शन दे दिया, व्हाट इज द ए, इसका नाम हो गया बी, क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द नेम ऑफ ग्राफिकल लाइन ए बी। ए बी का नाम क्या है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए, आइसोबार, आइसोकोर, आइसोथर्म, नन ऑफ दिस। दीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनका नाम आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब कंडीशन वही आ गई कि हमने इसको 3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 अलग अलग वॉल्यूम पर किए, तो हमें 3 ग्राफिकल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो सपोज हमने जो 3 एक्सपेरिमेंट 3 अलग अलग वॉल्यूम पे किए, उस पर हमको ग्राफिकल लाइंस इस तरह से मिल रही थी। यहाँ पर T एंड यहाँ पर है हमारा P। ठीक है, ये है P। अब हमको यहाँ पर 3 जो लाइन मिल रही हैं वो सपोज इस तरह से मिल रही हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि हमें किस तरीके का ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद सेम ऑरिजिन, ऑरिजिन इनका सेम है। फिर अगर हमने यहाँ पर लिया है वॉल्यूम V1, यहाँ पे लिया है V2, यहाँ पे लिया है V3, तो हमारा क्वेश्चन है कि टिक करिए करेक्ट आंसर क्या होगा। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, B है V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, C है V1 लेस देन V2 लेस देन V3, D है नन ऑफ दिस। हमें इसका जवाब देना है। ठीक है, कैसे देंगे? फिर से वही, जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आप पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पर देखिए उसका इंपॉर्टेंस कितना है। और इसी तरह के बहुत सारे लॉजिकल एंड रीजनिंग क्वेश्चन आपको आइडियल गैस इक्वेशन में मिलेंगे आगे चल करके, है ना। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब हमने ग्राफ किसके बीच में खींचा है? पी और टी के बीच में खींचा है। तो पी और टी के बीच में ग्राफ है तो हमारे बीच में यहाँ पर आ गया एन आर
अपॉन v, ठीक है। और जो हमारा लॉ है गैलुसैक का लॉ, वो क्या था, वो था P इक्वल टू के टी, ठीक है ना। यानी ये जो K है, K इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी, और K क्या है, K है स्लोप, ठीक है। अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि P इक्वल टू के टी है और K की वैल्यू कितनी है, एन आर अपॉन वी के बराबर है। और K को हमें पता है कि K क्या है, यहाँ पर K स्लोप है। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा, यानी K की वैल्यू ज्यादा कब होगी, K की वैल्यू ज्यादा कब होगी, स्लोप जितना ज्यादा होगा V उतना ही कम होगा। जब V कम होगा तभी तो K की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये सबसे ज्यादा स्लोप किस में है, V1 में। तो सबसे कम वॉल्यूम कौन सा होगा, V1 होगा। यहाँ स्लोप सबसे कम है, स्लोप की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है एंड N भी कांस्टेंट है। K की वैल्यू यानी ये जो स्लोप है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ V पर डिपेंड करेगा। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा, V की वैल्यू उतनी कम होगी। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अब सही आपको दिख रहा है, V1 इज लीस्ट वॉल्यूम एंड V3 इज द हाईएस्ट वॉल्यूम। यानी लीस्ट वॉल्यूम V1 है, V1 लीस्ट वॉल्यूम है। यानी आपका कौन सा आंसर सही होगा, आंसर सही होगा आपका सी, ठीक है। तो ये हो गए आपके गैस लॉ। फिर एक हम पढ़ते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ का मतलब होता है कि वो इक्वेशन जिसमें ये चार्ल्स बॉयल्स एंड गैलुसैक तीनों लॉ मिक्सअप हो, यानी जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सब कुछ हो। तो कंबाइंड गैस लॉ होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दो कंडीशन है तो ये, और सिंगल है, एक ही कंडीशन है, तो हम कहेंगे कंबाइंड गैस लॉ क्या है, P1 V1 अपॉन T1। इसको यानी तीनों को मिला दिया थे कंबाइंड गैस लॉ। तो कंबाइंड गैस लॉ में जब दो कंडीशंस होंगी तो ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए, आज आपने कितने लॉ पढ़े, बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा और गैलुसैक्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ और रह गया है। तो अभी एवोगैड्रो लॉ और पढ़ लीजिए और फिर ये कंबाइंड गैस लॉ क्या है, तीनों को मिला करके, यानी बॉयल्स, चार्ल्स एंड गैलुसैक लॉ तीनों को मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा कंबाइंड गैस लॉ, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सब है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, प्रेशर दिया गया रहेगा, वॉल्यूम दिया गया रहेगा, एक कंडीशन एक पूछी जाएगी, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एसटीपी पर ये ऐसा टेम्परेचर, वॉल्यूम है और प्रेशर है, दूसरी कंडीशन में कोई भी दो पैरामीटर्स दिए हैं, एक निकालना होगा। तो जितने भी इसमें आपने आज फॉर्मूले सीखे हैं, इससे पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। थोड़े से बचेंगे जो आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व होंगे, ठीक है। यानी कम से कम 60% आज आप न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज के, ध्यान से करेंगे तो अब आता है कौन सा, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के लिए देखिए 4 पैरामीटर हैं, P, V, T एंड N, ठीक है। तो अब अभी तक हर एक में एक एक कांस्टेंट फिक्स हो चुका है, यानी कांस्टेंट हो चुका है। कौन सा कांस्टेंट अभी बचा है, अब बचा है प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों कांस्टेंट कर दो। बचेगा क्या, वॉल्यूम एंड एन। यानी कि गैलुसैक लॉ में प्रेशर, टेम्परेचर था ना, उसका वेरिएशन हो रहा था। एवोगैड्रो लॉ में आप उल्टा कर देंगे, गैलुसैक लॉ का नाम याद रखिए, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। एवोगैड्रो लॉ में एवोगैड्रो नंबर याद रखिए, यहाँ से नंबर मिलेगा। यानी एवोगैड्रो लॉ में नंबर कांस्टेंट नहीं होगा, नंबर का वेरिएशन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स का वेरिएशन विद वॉल्यूम एवोगैड्रो लॉ में।
यानी प्रेशर और कौन सी चीजें, जो चीजें प्रेशर टेम्परेचर लॉ में यानी गैलुसेक लॉ में जो वेरी हो रही थी वो यहाँ कांस्टेंट है, और जो चीजें वहाँ कांस्टेंट थी वो यहाँ वेरी कर रही हैं, उनका वेरिएशन हो रहा है, बस हमें यही देखना है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या हो गया, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ pressure and temperature, equal volume of gases have equal number of molecules, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने कहा H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। सपोज इस गैस का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, ये 2H2 होता है ना बैलेंस में, ये 2 वॉल्यूम है, ये कितना 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है। तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर 1 वॉल्यूम है तो 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 2 वॉल्यूम है मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम जितने होंगे। अगर एक एक वॉल्यूम होता, सपोज हमने कहा 1 वॉल्यूम H2 एंड 1 वॉल्यूम O2 एंड 1 वॉल्यूम H2O, तो हम कहेंगे इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होंगे। ये भी 1 वॉल्यूम है तो हम कहेंगे इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। यानी अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सपोज अगर यहाँ x है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ भी x होगा, अगर हमने यहाँ किया तो यहाँ भी x होगा क्योंकि वॉल्यूम सबका बराबर है। सपोज अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर H2O हाफ वॉल्यूम हो गया, ये हो गया H2 हो गया 2 वॉल्यूम, O2 हो गया 2 वॉल्यूम और H2O हो गया 2 वॉल्यूम। सपोज आधा वॉल्यूम हमने कर दिया, H2O का आधा वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें सिंपली, ये हमने सपोज कर लिया था कि एक वॉल्यूम में सपोज मान लिया कि x है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं कि एक वॉल्यूम H2 में और ये भी 1 वॉल्यूम है, यानी अगर वॉल्यूम सेम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। ये एवोगैड्रो लॉ कहता है। अब अगर हमने H2 का 2 वॉल्यूम ले लिया है, O2 का 2 वॉल्यूम ले लिया, H2O का आधा वॉल्यूम ले लिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। एक वॉल्यूम में x थे तो यहाँ 2 वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे यानी 2x हो जाएगा। यहाँ एक वॉल्यूम में x थे तो यहाँ भी 2x हो जाएंगे क्योंकि ये 2 वॉल्यूम बराबर है। यहाँ पे वॉल्यूम आधा हो गया है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। ये होता है कौन सा, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 1-2 न्यूमेरिकल हम कर ले थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि हमको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए ये कैसे लॉ। तो क्वेश्चन है हमारे लिए,
ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। सपोज ये एक बल्ब है, बल्ब मतलब इसमें गैस भरी हुई है ना, बल्ब, और ये गैस ये एक दूसरे बल्ब से कनेक्ट है ऐसा, ठीक है। और इस गैस का वॉल्यूम, इस जो बल्ब है, इस बल्ब का वॉल्यूम है 5 लीटर। ये वाला जो बल्ब है, इस बल्ब का वॉल्यूम है 10 लीटर। इनके बीच में एक स्टॉपर लगा हुआ है जो गैस को इधर से इधर नहीं जाने देगा। स्टॉपर बंद है, इधर की गैस इधर नहीं जाएगी, ये अभी एम्प्टी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैस भरी हुई है। इस 5 लीटर के बल्ब में गैस भर दी है और इस गैस का जो प्रेशर है वो 2 atm है। सपोज प्रेशर कितना है यहाँ पे, 2 atm है, और 5 लीटर का ये था, ये 10 लीटर का है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बल्ब को खोल दिया, ठीक है। खोल देने के बाद प्रेशर क्या होगा गैस का, ठीक है। तो व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस आफ्टर ओपनिंग द स्टॉपर या वाल्व बिटवीन द 2 बल्ब, ठीक है ना। बताइए, व्हाट विल बी द pressure of the gas after opening the valve। ये वाल्व है, इसको ओपन करने के बाद यानी खोलने के बाद, जब हम वाल्व को खोल देंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे, ठीक है ना। जब गैस के पार्टिकल यहाँ से इधर मूव करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इधर मूव कर जाएंगे, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टीज आपने क्या पढ़ी है, ऑल अवेलेबल स्पेस में गैस के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मूव कर जाएंगे। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, लगाइए, जितने लॉ पढ़े हैं वो सारे लगा दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहले कंडीशन, जब स्टॉपर बंद था तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना था गैस का, फर्स्ट कंडीशन में वॉल्यूम, जो भी फर्स्ट कंडीशन थी, जब स्टॉपर बंद है, यहाँ कोई गैस नहीं है, इस कंडीशन में क्या था, V1 वॉल्यूम था कितना, 5 लीटर। क्यों 5 लीटर है, क्योंकि इस बल्ब का वॉल्यूम 5 लीटर है, ठीक है ना। और प्रेशर कितना था, यानी P1 की कंडीशन कितनी थी, 2 atm, ठीक है। अब जब हमने स्टॉपर खोल दिया तो गैस यहाँ से लेकर वहां तक पूरे में फैल गई, ठीक है ना। अब गैस का वॉल्यूम कितना होगा, अब गैस का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम दोनों के बराबर हो गया, यानी B2 की कंडीशन में वॉल्यूम क्या हो गया, 10 + 5 दैट इज 15 लीटर। एंड P2 पूछा गया है, तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, P1 V1 = P2 V2। P1 हो गया 2 × V1, 5 = P2 आपको निकालना है, इंटू V2 हो गया 15, यानी P2 क्या हो गया, P2 हो गया 10/15, ठीक है, atm, जितना भी आए। तो ऐसे अच्छा क्वेश्चन है ये, तीसरा लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। देन एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको भी देखिए सॉल्व करके। क्वेश्चन है, एक कंटेनर है ये, इसमें ये पिस्टन लगी हुई है और इस कंटेनर में 2 बॉल पड़ी हुई हैं, 2 बॉल्स, ठीक है। ये बॉल्स का कंटेनर जो है, कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर। ये पिस्टन है, पिस्टन पे प्रेशर पड़ रहा है अभी, जो वो है 10 atm, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, पिस्टन के ऊपर प्रेशर 50% बढ़ा दिया, यानी जब हमने 50% प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन जो वहां थी खिसक के नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई, मान लिया यहाँ पहुंच गई पिस्टन, ठीक। पिस्टन को यहाँ पहुंचाने के लिए हमने प्रेशर बढ़ाया, कितना प्रेशर बढ़ाया, 50% प्रेशर बढ़ाया, यानी जो ओरिजिनल प्रेशर था उसमें 50% का इजाफा कर दिया, तो ये आ गया। बॉल अभी भी यहीं पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब हमने पिस्टन को दबा दिया प्रेशर लगा करके, तो ये वॉल्यूम हो गया 1.5 लीटर, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉल? What is the volume of ball? ये क्वेश्चन है, तो लगाइए दिमाग। पहले कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में देखिए प्रेशर कितना है, P1 कितना है 10 atm, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है V1, यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है वो कितना है वॉल्यूम, V1 कितना है, हमने आपको क्या बताया था कि जितना अवेलेबल स्पेस होगा जहाँ पे गैस फ्रीली घूम फिर सकती है गैस के मॉलिक्यूल, वही उस गैस का वॉल्यूम होगा। तो गैस को यहाँ फ्री स्पेस कितना मिल रहा है, ये पूरा कंटेनर तो 2 लीटर का है, लेकिन इसमें बॉल्स पड़ी हुई है, यानी स्पेस कितना मिल रहा है, बॉल का स्पेस नहीं मिल रहा है, बाकी का स्पेस इनको घूमने फिरने के लिए मिल रहा है, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो 2 लीटर माइनस बॉल्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो कितना है हमको नहीं पता है कि बॉल्स का वॉल्यूम क्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये VmL है, इसका सॉरी V लीटर मान लेते हैं, तो ये भी V लीटर है, क्योंकि हमें फिर नहीं तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो हम लीटर में ही मान के चलते हैं। ये V लीटर की है, ये भी V लीटर की है, तो V1 कितना है, अभी गैस का वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम 2 लीटर माइनस बॉल का वॉल्यूम, यानी 2 माइनस 2 बॉल का वॉल्यूम कितना है 2V लीटर, क्योंकि हमने बॉल का वॉल्यूम भी लीटर में ही मान लिया है, ठीक। अब ये वाली कंडीशन हो गई P1 एंड V1 की। P2 की कंडीशन यहाँ क्या है, P2 यानी प्रेशर कितना है, वहाँ पे 50% इंक्रीज कर दिया है हमने, तो इनिशियल प्रेशर था 10 atm, 50% यानी 10 atm का आधा कितना हुआ 5, 50% हमने इंक्रीज किया है, यानी 10 था पहले से 5%, इस 5 atm और बढ़ गया, यानी कितना हो गया, P2 हो गया हमारा 15 atm। देन V2 कितना हो गया, V2 हमें पता नहीं है कितना है, ये 1.5 लीटर है, बट गैस अब कितना हो गई कंप्रेस होकर के, उसका वॉल्यूम हो गया 1.5 लीटर, और उसमें माइनस ये है 2 बॉल का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 2 बॉल VmL की है अभी भी, तो इनका हो गया 1.5 माइनस 2V। अब लगाइए कंडीशन, आपने क्या पढ़ा है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पढ़ा है ना बॉयल्स लॉ में, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 और P2 V2 की वैल्यू रख दीजिए। P1 की वैल्यू कितनी है 10, V1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2V इक्वल टू P2 15, V2 1.5 माइनस 2V। अब इसको हम काट सकते हैं 10 और 15 को, तो कैसे काटे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे काट दिया। अब कोई इसका कटने का चांस नहीं है, तो फिर हम क्या करें, अब ब्रैकेट खोल दें, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हुआ 2 दूनी 4 माइनस 4V, 4V इक्वल टू 1.5, 4.5, 15 3 और 1 4 माइनस 3 दूनी 6, 6V ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करें, नंबर एक तरफ ले जाएं और जो ये 4V और 6V है एक तरफ ले जाएं, तो हम क्या करें 6V को इधर ले आते हैं,
और 4 को इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। 6v के आगे माइनस साइन है, तो जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ अब आगे, इसको हम इधर ले गए तो ये हो गया 6v और माइनस 4v इक्वल टू 4.5 माइनस ये वाला 4 इधर आ गया -4, तो 6v में से 4v गया तो बचा 2v इक्वल टू 4.5 में से 4 गया 0.5, ठीक है। तो v इक्वल टू हो गया 0.5/2 लीटर, यानी 0.25 लीटर। अब लीटर को आप चाहें तो ml में बदल सकते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो गया, ml में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.25 इंटू 10⁻³ ml, यानी आप दे सकते हैं इसका कितना हो गया 250 ml, चाहे तो ml में दें आंसर, नहीं तो जो लीटर में आया है वही रहने दें। तो इस तरह से हमें दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये जो वैरायटी है क्वेश्चन की, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो पीसा का नया इंट्रोड्यूस हुआ है अभी CBSE एग्जाम में, उसके लिए ये इस टाइप के क्वेश्चन और थोड़े दिमाग वाले, उन पे आपको वर्कआउट करना है।